हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो उसमें एक चीज़ याद रखने वाली ये थी कि उसे हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपका जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसे जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो जेड की टाइप की होती है। ठीक है ना, जेड जैसे हम लिखते हैं उसकी शेप होती है। और एक चीज़ वहाँ पे ये याद रखने वाली थी कि पी एस सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है, पी एस सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो खर्च हो जाता है, वो वापस लौट कर नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, पी एस फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। तो लाइट की उपस्थिति में क्या होगा, एटीपी का निर्माण होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस होती कैसे है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपके चलती है फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसे हम क्या बोलते हैं, P700 बोलते हैं। ठीक है, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, P700 बोलते हैं। और ये फार रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 683 मिली माइक्रोन होती है। ये जो लाइट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फार रेड कलर की लाइट बोलते हैं। यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट के रूप में, सहायक वर्णक के रूप में क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स काम आते हैं। ठीक है, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। हम जानते हैं कि एसेसरी पिगमेंट क्या काम करते हैं, ये लाइट को अब्जॉर्व करेंगे और किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो एसेसरी पिगमेंट लाइट को अब्जॉर्व करेंगे और अब्जॉर्व करने के बाद में ये लाइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। तो अब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसे हम P700 बोलते हैं, ये लाइट का अब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करता है, लाइट अब्जॉर्ब करता है, फार रेड कलर की ये लाइट अब्जॉर्ब करेगा। लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, इसमें से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले FRS एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, FRS को हम क्या बोलते हैं, फेरिडोक्सिन रिड्यूस्ड सबस्टेंस। ठीक है, फेरिडोक्सिन रिड्यूस्ड सबस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे PS1 में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था उस मॉलिक्यूल ने लाइट को अब्जॉर्ब किया और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने ग्रहण किया है, FRS ने। FRS ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है साइटोक्रोम B6 की तरफ। ठीक है, FRS इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है, साइटोक्रोम B6 की तरफ भेज देता है। साइटोक्रोम B6 क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनोन की तरफ भेज देता है। प्लास्टो PQ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्लास्टोक्यूनोन। तो साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इसे प्लास्टोक्रोम के पास में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोक्यूनोन की तरफ में आ रहा होता है तब ये एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी को कौन, यहाँ से क्या होगा, एनर्जी ये रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ADP और एक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, ATP का निर्माण करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, प्लास्टोक्यूनोन के पास में। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है प्लास्टोसाइनिन की तरफ। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन जब प्लास्टोसाइनिन में आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा और यहाँ पे क्या बनता है, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर यहाँ पे ATP का निर्माण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्लास्टोसाइनिन के पास में। तो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था। देखो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था घूम फिर कर इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पे आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है एक साइकिल के रूप में चलती है, चक्र के रूप में चलती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह ATP बनती है, एक तो यहाँ पे ATP का निर्माण होता है और एक यहाँ पे ATP का निर्माण होता है।
2 जगह इसमें एटीपी का निर्माण होता है। सेम टू सेम जो प्रोसेस होती है वो रेड ड्रॉप इफेक्ट के अंदर होती है, ठीक है ना। रेड ड्रॉप इफेक्ट हमने पढ़ा, लाल पतन प्रभाव हमने पढ़ा था। उसमें क्या हो रहा था कि जब फार रेड कलर की लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ये प्रभाव किसने किया था, रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने देखा था, इमर्सन और लुइस ने। उन्होंने क्या लिया था, एक प्लांट लिया था, उस प्लांट पे उन्होंने एक फार रेड कलर की लाइट डाली, ठीक है। तो क्या हुआ, जो क्वांटम यील्ड थी, जो क्वांटम उपलब्धि थी वो अचानक से गिर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसे ही उन्होंने क्या बोला, लाल पतन प्रभाव या रेड ड्रॉप इफेक्ट बोला था। अब ये क्वांटम यील्ड अचानक से गिर क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक मेन प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस ऑफ H2O, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ H2O। H2O का जल अपघटन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नहीं होगा, फोटोलाइसिस ऑफ H2 नहीं होता, वो आपका होता है फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर। जब फोटोलाइसिस ऑफ H2 होता है तो H2O से क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसीलिए क्वांटम यील्ड ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये फोटोलाइसिस ऑफ H2O नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं बन रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती है। ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो क्वांटम यील्ड होता है वो डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं। तो ये आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम C3 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और हम डार्क रिएक्शंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।